आज का टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेग वितरण नियम। मैक्सवेल व बोल्ट्जमैन ने सांख्यिकी के आधार पर यह ज्ञात किया कि किसी गैस के अणुओं के वेग एक नियम के अनुसार वितरित रहते हैं। इस नियम को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेग वितरण नियम या मैक्सवेल का वेग वितरण नियम कहते हैं। यह नियम एक निश्चित वेग परास में अणुओं की संख्या बताता है। इस नियम के निगमन के लिए मैक्सवेल ने निम्न अभिकल्पनाएं की। नंबर 1, स्थायी दशा में प्रत्येक आयतन अवयव में सभी समय अणु घनत्व नियत रहता है, माना n अणु प्रति इकाई आयतन। तो अणु घनत्व हर समय नियत रहेगा। कहीं भी हम एक छोटा आयतन अवयव ले लें, उसमें अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन नियत रहेगी, जिसे हम n मान रहे हैं। नंबर 2, अणुओं के वेग के x, y व z घटक -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकते हैं और चाल 0 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है। तो वेग के x, y और z घटक तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच कुछ भी संभव है और चाल 0 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी संभव है। चाल क्योंकि अदिश राशि है, इसलिए यह धनात्मक रहेगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। और वेग के x, y और z घटक ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए इनकी परास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच है। वेग सदिश राशि है, इसलिए इसके तीनों घटक x, y, z घटक ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। नंबर 3, एक निश्चित वेग परास में अणुओं की संख्या निश्चित रहती है। यह वेग वितरण आयतन अवयव की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आयतन अवयव हम कहीं पर भी लें, एक निश्चित वेग परास में अणुओं की संख्या निश्चित रहेगी। और यह वेग वितरण अणुओं की टक्करों के कारण भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 3 अभिकल्पनाएं की हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेग वितरण नियम के लिए। और अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेग वितरण नियम का निगमन करेंगे, ड्राइव करेंगे इसको इन 3 अभिकल्पनाओं के आधार पर। माना इकाई आयतन के पात्र में गैस के अणुओं की संख्या n है। एक ऐसा पात्र ले रहे हैं जिसका आयतन इकाई है और उसमें गैस है और उसमें अणुओं की संख्या n है, यानी n अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन है। यह अणु घनत्व है। इन अणुओं के वेग के x, y व z घटक -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में है। माना इन अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन जिनके वेग के x घटक vx व vx + dvx के बीच में हो। वेग के x घटक के लिए हम ये परास ले रहे हैं, एक छोटी सी परास vx से vx + dvx। vx में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, जो dvx है। तो vx और vx + dvx, यह एक छोटी सी परास ली है। dvx बहुत छोटी राशि है। ये वेग के x घटक के लिए है, vx के लिए। तो वेग के x घटक vx व vx + dvx के बीच में हो। ऐसे अणुओं की संख्या हम मान लेते हैं कि dnx है। तो dnx ऐसे अणुओं की संख्या है प्रति इकाई आयतन जिनके की
वेग के x घटक इस परास में है vx से vx प्लस dvx के बीच। किसी अणु के वेग के x घटक vx व vx प्लस dvx के बीच होने की प्रायिकता, यह प्रायिकता बराबर होगी dnx अपॉन n। n कुल अणुओं की संख्या है प्रति इकाई आयतन और dnx उन अणुओं की संख्या है प्रति इकाई आयतन जिनके वेग के x घटक इस परास में है vx से vx प्लस dvx के बीच में। तो dnx अपॉन n यह प्रायिकता होगी कि एक अणु का वेग इस परास में हो vx से लेके vx प्लस dvx की परास में हो। यह वेग परास है dvx के बराबर। तो यह प्रायिकता dnx अपॉन n ये vx पर निर्भर करती है और dvx के समानुपाती होती है। तो यह प्रायिकता जिसको हम लिख रहे हैं dnx अपॉन n यह समानुपाती है dvx के और यह वेग के x घटक vx के किसी फंक्शन के भी समानुपाती है। तो dnx अपॉन n बराबर होगा fvx इंटू dvx। fvx यह vx का कोई फलन है। तो हम n अणु प्रति इकाई आयतन ले रहे हैं और dnx है उन अणुओं की संख्या इकाई आयतन में ही जिनके वेग के x घटक vx से vx प्लस dvx की परास में है। तो dnx अपॉन n यह प्रायिकता होगी कि एक अणु का वेग उस वेग परास में हो vx से लेके vx प्लस dvx की परास में हो और यह प्रायिकता dvx के समानुपाती है और यह फंक्शन है vx का। तो dnx अपॉन n इस प्रायिकता को हम लिख रहे हैं fvx इंटू dvx। इसी प्रकार किसी अणु के वेग के y घटक vy व vy प्लस dvy के बीच में होने की प्रायिकता को हम लिखेंगे dny अपॉन n और यह बराबर होगी fvy इंटू dvy। और इसी प्रकार किसी अणु के वेग के z घटक vz व vz प्लस dvz के बीच होने की प्रायिकता को हम लिखेंगे dnz अपॉन n इक्वल टू fvz इंटू dvz। तो जिस तरह से हमने ये पहला समीकरण लिखा है dnx अपॉन n बराबर fvx dvx, इसी तरह से y और z घटक के लिए भी हम ये दो समीकरण लिख सकते हैं। dny अपॉन n बराबर होगा fvy dvy और dnz अपॉन n बराबर होगा fvz dvz। यहाँ dnx इसमें n के नीचे x लिखना है, इसी तरह से dny में n के नीचे y लिखना है और dnz में n के नीचे z लिखना है। किसी अणु के वेग के x घटक vx और vx प्लस dvx के बीच, y घटक vy व vy प्लस dvy के बीच और z घटक vz व vz प्लस dvz के बीच हो, इस बात की संयुक्त प्रायिकता उपरोक्त तीनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। तो अब हम संयुक्त प्रायिकता लेते हैं इन तीनों की एक साथ। और इस संयुक्त प्रायिकता को लिख रहे हैं dn अपॉन n। अब dn उन अणुओं की संख्या है जिनके वेग के x घटक vx से vx प्लस dvx के परास में है। इनके y घटक वेग के y घटक vy और vy प्लस dvy की परास में है और वेग के z घटक vz और vz प्लस dvz की वेग परास में है। ऐसे अणुओं की संख्या अब हम dn लिख रहे हैं
प्रति इकाई आयतन है और नीचे हम ले रहे हैं n, ये अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन है। तो यह भी एक प्रायिकता को व्यक्त करेगा dn/n। यह प्रायिकता है इस बात की कि अणुओं के वेग के x, y और z घटक इस दी गई वेग परास में है, dvx की वेग परास, dvy और dvz की वेग परास में। तो यह इन तीनों के गुणा के बराबर होगा, यानी fvx dvx इंटू fvy dvy इंटू fvz dvz, और यह बराबर हो गया fvx fvy fvz dvx dvy dvz। तो पहले हमने dnx/n निकाला जो fvx dvx के बराबर है। इसी तरह से dny/n निकाला जो fvy dvy के बराबर है, और dnz/n निकाला जो fvz dvz के बराबर है। फिर हमने इन तीनों की संयुक्त प्रायिकता लिखी जो dn/n से लिखी, और यह इन तीनों के गुणा के बराबर है जो बराबर हो गई fvx fvy fvz dvx dvy dvz। यहाँ dn इन अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन है जिनके वेग के x घटक vx व vx प्लस dvx के बीच हैं, y घटक vy और vy प्लस dvy के बीच में है, और z घटक vz व vz प्लस dvz के बीच में है। और अब dn/n में से n को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो dn बराबर होगा n इंटू fvx fvy fvz dvx dvy dvz। हम अणुओं को इनके वेग आकाश द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तीन परस्पर लंबवत अक्ष लें, x, y और z अक्ष। इन पर हम वेग के x, y और z घटक लें। वेग के x, y और z घटक dvx dvy dvz लेंगे। ये dx dy dz नहीं है, हम तीन परस्पर लंबवत अक्ष ले रहे हैं। x, y और z अक्ष जो हम तीन परस्पर लंबवत अक्ष लेते हैं, इन पर हम वेग के x, y और z घटक vx vy vz लें। तीन परस्पर लंबवत x, y व z अक्षों पर हम वेग के x, y व z घटक लेंगे, और ये वेग के x, y और z घटक होंगे vx vy vz। ये dx dy dz की जगह लिख लें vx vy vz। तो हम वेग आकाश ले रहे हैं जिसमें तीन परस्पर लंबवत अक्ष हैं, और उन तीन परस्पर लंबवत अक्ष पर हम वेग के तीन घटक vx vy vz ले रहे हैं। यदि किसी अणु का वेग v है जिसके x, y और z घटक क्रमशः vx vy और vz हैं, तो उसे हम एक बिंदु से प्रदर्शित करेंगे जिसके निर्देशांक होंगे vx vy vz। तो यदि हम वेग आकाश ले रहे हैं, तीन परस्पर लंबवत अक्ष जिन पर हम vx vy vz ले रहे हैं, तो एक बिंदु जिसके निर्देशांक vx vy vz हैं, तो यह एक ऐसे अणु को व्यक्त करेगा जिसका वेग v है और उसके वेग के तीन घटक vx vy vz है। यानी वेग v वेक्टर बराबर है vxi प्लस vyj प्लस vz के। ऐसे अणु जिनके वेग के x घटक vx से vx प्लस dvx के बीच में है, वेग के y घटक vy से vy प्लस dvy के बीच में है, और z घटक vz से vz प्लस dvz के बीच में है, वे एक ऐसे आयतन अवयव के अंदर होंगे जिसका कि आयतन dvx dvy dvz है। इस चित्र में यह वेग आकाश दिखाया गया है। x, y और z जो तीन अक्ष हैं, इनमें हम vx vy vz वेग के तीन घटक ले रहे हैं। एक बिंदु दिखाया गया है जिसका कि स्थिति सदिश v वेक्टर है, यानी इसके वेग के x घटक vx vy vz है। v वेक्टर बराबर है vxi प्लस vyj प्लस vz के। और इस बिंदु के पास हमने इस तरह का एक
ये छोटा आयतन अवयव लिया है जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं, डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड के बराबर, यानी इसका आयतन होगा डी वी एक्स इंटू डी वी वाई इंटू डी जेड। इस आयतन अवयव में जितने भी बिंदु होंगे वो ऐसे अणुओं को व्यक्त करेंगे जिनके वेग के x घटक वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स के बीच में है, वेग के y घटक वी वाई से वी वाई प्लस डी वी वाई के बीच में है, और वेग के z घटक वी जेड से वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच में है। तो डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड यह एक छोटा आयतन अवयव लिया है। इस आयतन अवयव के अंदर स्थित अणुओं, इस आयतन अवयव के अंदर स्थित बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित इस आयतन अवयव के अंदर जितने भी बिंदु होंगे उनके वेग के एक्स, वाई और जेड घटक इस दी गई परास में होंगे। वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई से वी वाई प्लस डी वी वाई और वी जेड से वी जेड प्लस डी वी जेड। इस आयतन अवयव में अणु घनत्व, इस आयतन अवयव में अणु घनत्व को हम लिख रहे हैं डी एन अपॉन डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड। डी एन इन अणुओं की संख्या है, डी एन उन अणुओं की संख्या है जो इस आयतन अवयव में है, और ये अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन है। अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन इस दी गई परास में, डी वी एक्स, डी वी वाई और डी वी जेड की परास में अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन है डी एन। और यदि हम इस आयतन अवयव से भाग दे दें डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड, तो डी एन अपॉन डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड, इसको हम रो से लिख रहे हैं अणु घनत्व, और यह बराबर होगा एन इंटू एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड। इस समीकरण से डी एन अपॉन डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड बराबर होगा एन एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड। स्थायी अवस्था में अणु घनत्व स्थिर रहता है, अतः डी रो बराबर 0 होगा। यह रो हमने माना है डी एन अपॉन डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड। इस रो का मान नियत रहेगा स्थायी अवस्था में। रो नियत है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है, यानी डी रो बराबर 0 है। तो राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करें और इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ एन एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड बराबर 0। एन क्योंकि नियत है इसलिए डिफरेंशिएशन रहेगा एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड का, और ये बराबर होगा 0 के। अब यह डिफरेंशिएशन 3 फंक्शन का है, एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड का। एक बार हम वी एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार वी वाई के साथ और एक बार वी जेड के साथ। पहले एफ वी एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो यह बराबर होगा एफ डैश वी एक्स डी वी एक्स। एफ वी एक्स का डिफरेंशिएशन वी एक्स के साथ बराबर होगा एफ डैश वी एक्स डी वी एक्स। एफ डैश डिफरेंशिएशन को व्यक्त करता है। एफ वी एक्स का फलन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन वी एक्स के साथ कर रहे हैं, और एफ वी एक्स के डिफरेंशिएशन को लिख रहे हैं एफ डैश वी एक्स डी वी एक्स। और इसके साथ जो एफ वी वाई और एफ वी जेड हैं, इनको हम ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे और तीसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो हमें मिला एफ डैश वी एक्स डी वी एक्स और इसके साथ एफ वी वाई, एफ वी जेड। अगली बार दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो होगा एफ डैश वी वाई डी वी वाई, और इसके अलावा जो 2 फंक्शन थे एफ वी एक्स और एफ वी जेड, इनको ऐसे ही लिख लेंगे। तीसरी बार तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे
जो होगा एफ डैश वी जेड डी वी जेड, और बाकी दो फंक्शन को ऐसे ही लिख लेंगे एफ वी एक्स एफ वी वाई, और यह डिफरेंशिएशन बराबर है 0 के। अब हम एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड से भाग दे दें तो हमें मिलेगा एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स डी वी एक्स प्लस एफ डैश वी वाई अपॉन एफ वी वाई डी वी वाई प्लस एफ डैश वी जेड अपॉन एफ वी जेड डी वी जेड बराबर 0। एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड से भाग देने पर किसी अणु के एक निश्चित वेग के लिए, यदि अणु का वेग निश्चित है, तो डी वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और वी स्क्वायर बराबर है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर बराबर 0। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2vx dvx, वी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2vy dvy, और वी जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2vz dvz। तो हमें मिलेगा 2vx dvx प्लस 2vy dvy प्लस 2vz dvz बराबर 0। 2 को हम कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा vx dvx प्लस vy dvy प्लस vz dvz बराबर 0। तो अब हमारे पास दो समीकरण हैं, एक ये जिसमें dvx dvy और dvz की 3 टर्म है, और दूसरा ये इसमें भी dvx dvy और dvz की 3 टर्म है। इनको हम लिख रहे हैं समीकरण 6 और समीकरण 7। समीकरण 7 में हम बीटा की गुणा करें और समीकरण 6 में जोड़ें। लैग्रांजियन के अनिर्धारित गुणांकों की विधि के द्वारा हम समीकरण 6 व 7 को संयुक्त कर सकते हैं। लैग्रांजियन के अनिर्धारित गुणांकों की विधि यही है कि हम समीकरण 7 में बीटा से गुणा करें और समीकरण 6 में जोड़ें। जब समीकरण 7 में बीटा से गुणा करेंगे तो पहली टर्म होगी बीटा वी एक्स डी वी एक्स, और समीकरण 6 में सबसे पहली टर्म है एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स डी वी एक्स। इन दोनों पहली टर्म को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स प्लस बीटा वी एक्स इंटू डी वी एक्स। डी वी एक्स कॉमन है, बीटा से हमने गुणा किया है समीकरण 7 को, तो हमें पहली टर्म मिल रही है बीटा वी एक्स डी वी एक्स। तो समीकरण 6 और 7 को बीटा से गुणा करने के बाद जोड़ने पर हमें ये पहली टर्म मिलेगी, इसी तरह से प्लस दूसरी टर्म इस तरह की मिलेगी और प्लस तीसरी टर्म भी इस तरह की मिलेगी, और इन तीनों टर्म का जोड़ बराबर है 0 के। क्योंकि डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड ये स्वैच्छिक हैं, आर्बिटरी हैं, अतः इस समीकरण 8 में इनके गुणांक अलग अलग शून्य होने चाहिए। तो हम डी वी एक्स के गुणांक को अलग से 0 के बराबर रखें, डी वी वाई के गुणांक को अलग से 0 के बराबर रखें, और डी वी जेड के गुणांक को भी अलग से 0 के बराबर रखें, तो हमें 3 समीकरण मिलेंगे, जिनमें से पहला समीकरण हम लिखते हैं और इसको हल करते हैं। पहला समीकरण मिलेगा एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स प्लस बीटा वी एक्स बराबर 0। बीटा वी एक्स को राइट हैंड साइड में ले आएँ तो एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स बराबर माइनस बीटा वी एक्स। इंटीग्रल कर दें तो इंटीग्रल एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स डी वी एक्स बराबर माइनस बीटा इंटीग्रल वी एक्स डी वी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल बराबर आएगा लॉग एफ वी एक्स। एफ डैश वी एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल बराबर है लॉग एफ वी एक्स, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन है माइनस बीटा के बाद वी एक्स का इंटीग्रल होगा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का नियतांक, जिसको हम लिख रहे हैं लॉग ए।
कांस्टेंट को ए की बजाय log a लिख रहे हैं। इस log a को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड होगा log fvx माइनस log a, जिसको हमने लिख लिया है एक साथ log fvx अपॉन a। log fvx अपॉन a बराबर होगा log fvx माइनस log a, और log fvx अपॉन a बराबर हुआ माइनस बीटा vx स्क्वायर अपॉन 2। एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों तरफ तो हमें मिलेगा fvx अपॉन a बराबर e टू दी पावर माइनस बीटा vx स्क्वायर अपॉन 2। e टू दी पावर log x बराबर x, e टू दी पावर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो log हट जाएगा और हमें मिलेगा fvx अपॉन a बराबर e टू दी पावर माइनस बीटा vx स्क्वायर अपॉन 2, या fvx बराबर होगा a e टू दी पावर माइनस बीटा vx स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह से हम fvy को लिख सकते हैं a e टू दी पावर माइनस बीटा vy स्क्वायर अपॉन 2, और इसी तरह से fvz को लिख सकते हैं a e टू दी पावर माइनस बीटा vz स्क्वायर अपॉन 2। ये समीकरण 9, 10 और 11 हैं। fvx और fvy और fvz के मान बताते हैं। समीकरण 9, 10 और 11 से fvx, fvy और fvz के मान समीकरण 5 में रखने पर हमें dn का मान मिलेगा। dn बराबर होगा n a क्यूब e टू दी पावर माइनस बीटा बाई 2 vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर dvx dvy dvz। समीकरण 5 देखें तो ये समीकरण 5 है। dn बराबर n fvx, fvy, fvz, dvx, dvy, dvz। इस समीकरण 5 में हम fvx, fvy और fvz के दिए गए मान रख दें तो हमें यह समीकरण मिल गया है। dn बराबर n a क्यूब e टू दी पावर माइनस बीटा बाई 2 vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर dvx dvy dvz, और इसको हम लिख रहे हैं n a क्यूब e टू दी पावर माइनस bv स्क्वायर dvx dvy dvz। vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बराबर है v स्क्वायर के, और बीटा अपॉन 2 को हमने लिख लिया है b, तो e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल की टर्म हो गई है e टू दी पावर माइनस बी वी स्क्वायर, बीटा अपॉन 2 बराबर b, और vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। तो अब हमारे पास समीकरण आ गया है dn बराबर n a क्यूब e टू दी पावर माइनस बी वी स्क्वायर dvx dvy dvz। यहाँ b हमने लिखा है बीटा अपॉन 2 को, और v स्क्वायर लिखा है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर को। अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड है dn और राइट हैंड साइड में जो dvx dvy dvz आ रहा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो dn अपॉन dvx dvy dvz, इसको कैपिटल NV लिख रहे हैं, यह बराबर हो गया n a क्यूब e टू दी पावर माइनस बी वी स्क्वायर। यह फलन कैपिटल N जो v का फलन है इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेग वितरण फलन कहते हैं। चित्र b में NV का v के साथ परिवर्तन दर्शाया गया है। NV यह फलन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेग वितरण फलन, dn अपॉन dvx dvy dvz को व्यक्त करता है, और यह बराबर है n a क्यूब e टू दी पावर माइनस बी वी स्क्वायर। तो यह वेग v का फलन है, और इससे हम देखते हैं कि यदि v का मान बढ़ता जाएगा तो इस फलन का मान एक्सपोनेंशियली चर घातांकी रूप से घटता जाएगा, क्योंकि e टू दी पावर माइनस बी वी स्क्वायर है। तो इस फलन का ग्राफ इस चित्र में दिखाया गया है। NV का ग्राफ v के साथ, जैसे जैसे v बराबर 0 है तो इसका मान अधिकतम है, और v का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसका मान कम होता जाता है। v का मान धनात्मक में बढ़ रहा है तो भी ये कम हो रहा है, और v का मान ऋणात्मक में भी बढ़ रहा है तो भी इसका मान कम होता जा रहा है। दो ग्राफ दिखाए गए हैं, एक अधिक ताप पर है और एक कम ताप पर है।
क्योंकि एन माइनस वी बराबर एन वी, यदि हम वी की जगह माइनस वी लिखें इस फलन में तो भी इसका मान वही रहता है क्योंकि वी स्क्वायर आ रहा है। तो एन माइनस वी बराबर एन वी है, अतः एन वी व वी के मध्य खींचा गया ग्राफ एन वी अक्ष के दोनों ओर सममित है। एन वी अक्ष के दोनों ओर, एक तरफ v का मान पॉजिटिव है और दूसरी तरफ v का मान नेगेटिव है, दोनों तरफ ये सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा, क्योंकि v की जगह माइनस वी रखेंगे तो भी इस फलन का वही मान मिलता है। तो ये तो था वेग वितरण नियम, और अब हम ले रहे हैं आणविक चालों का वितरण, चाल का वितरण नियम। ऐसे अणुओं की संख्या जिनकी चाल, चाल को हम c से लिख रहे हैं, वेग को v से लिख रहे थे, चाल को c से लिख रहे हैं। वेग v सदिश राशि है और चाल c ये अदिश राशि है। ऐसे अणुओं की संख्या जिनकी चाल c से c प्लस dc के बीच हो, इन बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी जो वेग आकाश में c त्रिज्या व dc मोटाई की गोलाकार खोल में उपस्थित होंगे। वेग आकाश इस तरह का लिया है, ये जो x, y और z तीन अक्ष हैं ये vx, vy और vz को व्यक्त करती हैं। यदि हम एक c त्रिज्या का गोला खींचें, वेग आकाश के केंद्र O को केंद्र मानते हुए c त्रिज्या का एक गोला खींचा है और एक थोड़ा बड़ा गोला खींचा है जिसकी त्रिज्या थोड़ी सी ज़्यादा है, c प्लस dc, तो इन दोनों गोलों के बीच जो ये गोलीय खोल है, स्फेरिकल सेल है, इनमें जितने भी बिंदु होंगे वो ऐसे अणुओं को व्यक्त करेंगे जिनकी चाल c से c प्लस dc के बीच में है। तो यदि हम चाल परास c से c प्लस dc की ले रहे हैं तो यह चाल परास वह होगी जो इस वेग आकाश में इस गोलीय खोल के द्वारा व्यक्त की जाएगी। इन दो गोलों के बीच का भाग, जिनमें एक गोला c त्रिज्या का है और दूसरा गोला c प्लस dc त्रिज्या का है, और इस गोलीय खोल का आयतन होगा 4 पाई c स्क्वायर dc। 4 पाई c स्क्वायर यह c त्रिज्या के गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है और dc से गुणा कर दें तो इस गोलीय खोल का आयतन आ जाएगा। तो इस गोलीय खोल का आयतन हम ज्ञात कर लें, जो हो गया है 4 पाई c स्क्वायर dc। ऐसी गोलाकार खोल का आयतन होगा 4 पाई c स्क्वायर dc। अतः ऐसे अणुओं की संख्या जिनकी चाल c से c प्लस dc के बीच में है प्रति इकाई आयतन के लिए, यह बराबर होगी dn बराबर होगा n a क्यूब e टू दी पावर माइनस b c स्क्वायर इंटू 4 पाई c स्क्वायर dc। समीकरण 12 में v स्क्वायर की जगह c स्क्वायर रखें व dvx, dvy, dvz की जगह 4 पाई c स्क्वायर dc रखें। यह समीकरण 12 था। dn बराबर n a क्यूब e टू दी पावर माइनस b v स्क्वायर dvx, dvy, dvz। तो यह वेग परास के लिए था, जबकि x, y और z घटक की परास है vx से vx प्लस dvx, vy से vy प्लस dvy, vz से vz प्लस dvz। यदि हम चाल परास ले रहे हैं c से c प्लस dc तो v स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर के, और यह जो आयतन अवयव है dvx, dvy, dvz, इसकी बजाय अब हम आयतन अवयव लेंगे इस गोलीय खोल का आयतन जो इस चित्र में दिखाया गया है, जो c त्रिज्या के गोले और c प्लस dc त्रिज्या के गोलों के बीच का है, और यह आयतन अवयव का आयतन है 4 पाई c स्क्वायर dc। तो dvx, dvy, dvz की जगह हम लिख लेंगे 4 पाई c स्क्वायर dc और v स्क्वायर की जगह c स्क्वायर। तो हमें अब समीकरण मिलता है dn बराबर n a क्यूब e टू दी पावर माइनस b c स्क्वायर इंटू 4 पाई c स्क्वायर dc, या dn बराबर होगा 4 पाई n a क्यूब e टू दी पावर माइनस b c स्क्वायर dc। तो यह चाल वितरण नियम हो गया है।
और यह वेग वितरण नियम था डी एन बराबर एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। अब ये जो दो नियतांक हैं ए और बी, ये हमें ज्ञात करने हैं। नियतांकों ए व बी का निर्धारण, कुल अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन, ये एन है। तो यदि हम डी एन का इंटीग्रल करें इस ऊपर के समीकरण में, समीकरण 14 जो था डी एन बराबर 4 पाई एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी, इसका इंटीग्रल करें तो इंटीग्रल डी एन एन के बराबर होगा और ये बराबर होगा 4 पाई एन ए क्यूब इंटीग्रल सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। फोर पाई एन ए क्यूब बाहर ले लिया है और इंटीग्रल के अंदर है सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। और डी सी ये चाल की परास है, और चाल क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने इंटीग्रल की लिमिट रखी है 0 से इन्फिनिटी। तो n बराबर होगा 4 पाई एन ए क्यूब, और इस इंटीग्रल का मान याद रखें, ये होगा 1/4 अंडर रूट पाई अपॉन बी क्यूब। 0 से इन्फिनिटी की लिमिट में इंटीग्रल सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी का मान है 1/4 अंडर रूट पाई अपॉन बी क्यूब। तो ये हो गया एन ए क्यूब अंडर रूट पाई क्यूब अपॉन बी क्यूब। एन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया है, इससे ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट बी अपॉन पाई। इसको समीकरण 15 लिख लें। गैसों के अणुगति सिद्धांत से वर्ग माध्य मूल चाल CRMS, RMS हम लिख रहे हैं रूट मीन स्क्वायर के लिए, S स्क्वायर के लिए है यानी वर्ग, M मीन के लिए है यानी मूल, और R है रूट अंडर रूट के लिए। तो CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड वर्ग माध्य मूल चाल, ये होती है अंडर रूट 3 KT अपॉन M। और अब हम वर्ग माध्य मूल चाल ज्ञात करनी है, तो ये इस तरह से ज्ञात करेंगे। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर किया है वर्ग, फिर हमने इसका माध्य लिया है। माध्य लेने के लिए हमने किया सी स्क्वायर का इंटीग्रल डी एन के साथ और भाग दिया इंटीग्रल डी एन के साथ, तो इस तरह से माध्य मिला, और फिर इसका अंडर रूट लिया। तो ये हुआ वर्ग माध्य मूल। पहले वर्ग किया सी का, सी स्क्वायर, फिर माध्य लिया इंटीग्रल सी स्क्वायर डी एन अपॉन इंटीग्रल डी एन, और फिर मूल लिया अंडर रूट किया। तो CRMS वर्ग माध्य मूल मान सी का इस तरह से ज्ञात करेंगे, और यह अंडर रूट 3 KT अपॉन M होता है। DN का मान रख दें, तो ये हो गया अंडर रूट इंटीग्रल 4 पाई, और DN का मान है N A क्यूब C4 e टू द पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। DN का मान यहाँ से रखते हैं, DN बराबर है ये 4 पाई एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। और नीचे जो इंटीग्रल DN है, इंटीग्रल DN नीचे बराबर होगा n के, n से n कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ए क्यूब इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हमने वर्ग कर अंडर रूट हटा दिया है, स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दें। फिर इस इंटीग्रल में 4 पाई ए क्यूब को बाहर ले लें, n से n कैंसिल हो चुका है,
और बाकी जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल C4e⁻⁻b c² का मान है 1/8 √π/b⁵। यह 3kT/m के बराबर हुआ। a का मान रख दें इस पिछले समीकरण से, a बराबर है √b/π। यह मान भी यहाँ रख दें तो ये a³ की जगह हो गया b/π⁵ और इस समीकरण से हमें b का मान मिल जाएगा। बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। b का मान आएगा m/2kT। b का यह मान समीकरण 15 में रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। a बराबर है √b/π। b का मान ज्ञात हो गया है तो इस समीकरण से a का मान भी ज्ञात हो जाएगा। b बराबर है m/2kT तो a बराबर होगा √m/2π/kT। इस तरह से a और b के मान हमें ज्ञात हो गए हैं। तो a और b के ये मान समीकरण 12 और 14 में रखेंगे तो हमें अणुओं का वेग वितरण नियम इस तरह से मिलेगा। dn बराबर n × m/2π/kT⁵ e⁻mv²/2kT dvx dvy dvz। यह वेग वितरण नियम है। और इसी तरह से चाल वितरण नियम हमें मिलेगा। dn बराबर होगा 4πn × m/2π/kT⁵ c² e⁻mc²/2kT dc। यह चाल वितरण नियम है। इस तरह से वेग वितरण नियम और चाल वितरण नियम हम ज्ञात कर सकते हैं। dn/dc को nc लिखेंगे और यह मान इतना है। इस फलन को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन चाल वितरण फलन कहते हैं और यह इकाई चाल परास में इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को बताता है। dn अणुओं की संख्या है प्रति इकाई आयतन इस दी गई चाल परास के लिए, c से लेकर c+dc के लिए। तो dn/dc को कैपिटल NC लिख रहे हैं। यह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का चाल वितरण फलन है। इसका ग्राफ दो भिन्न तापों के लिए चित्र D में दिखाया गया है। NC का ग्राफ इस तरह से है। C के साथ, क्योंकि C धनात्मक ही है इसलिए इस तरह के ये दो ग्राफ हमें मिलते हैं दो अलग अलग तापों के लिए, एक निम्न ताप के लिए और एक उच्च ताप के लिए।